नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, केबीएस का जो हमारा पेपर आ रहा है उसको हम देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे साथियों जो हमारा साइंस का पोर्शन जो पूछा था केबीएस में, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है साथियों, जिसमें आपके काफी प्रश्न जो होते हैं, काफी उच्च लेवल के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो साथियों हम इसी क्रम में आज देखेंगे जो हमारा साइंस का जो पेपर आया हुआ है हम उसको देखेंगे, और उसमें से कुछ नए भी प्रश्न हमने कलेक्शन किया है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे साथियों। ऐसे ऐसे प्रश्न है जो साइंस के जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे साथियों, क्योंकि जो आपका केबीएस में जो प्रश्न अभी तक जो पूछा गया है काफी उच्च लेवल के और अच्छे अच्छे प्रश्न क्या हुए हैं, बने हुए हैं। तो साथियों इसके पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का जो पेपर देखा है साइंस का, उसको हमने करा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे, देखेंगे जो पेपर में हमारा प्रश्न आया हुआ है और उसके साथ साथ हम नए प्रश्न भी आपके कलेक्शन करे हुए हैं। तो चलिए साथियों उससे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहले हमारा मोटिवेशनल थॉट आज का क्या है, और आप लोग एकदम लगे रहिए, पेपर जो आपका नजदीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए, कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है साथियों, कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का हमारा जो प्रश्न है वो किस चीज, कैसे कैसे प्रश्न हमारा बना हुआ हम उसको देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है साथियों, इसको देख लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न हमारा क्या है, सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या है, मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा साथियों क्या होता है। ऑप्शन ये दिया है 281, 263, 551 कि 254। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम की परमाणु संख्या होती कितनी है। तो साथियों सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, तो कैसे होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसको लिख लेते, कर लेते हैं 1s2, 2s2, इसके बाद 2p6, 2p6, इसके बाद 3s1, 3s1। तो साथियों कितना होता है 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद 3s1। कितना हुआ हमारा 6, 1, 7, 2, 9, 2, 11। और सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है साथियों, ये कितनी होती है आपकी 11 होती है साथियों। तो इसमें हमारा जो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो साथियों इसमें क्या होगा 2, 2, 4, 4, 6, 6, 2, 8, 8, 2 कितना होगा 6, 2, 8, 8, 2, 2, 8, 1 होगा साथियों। हमारा पहला ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा 2, 8, 1। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में देखते क्या दिया है। संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक आपका कौन सा है। ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन डी एथीन। तो साथियों संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, इसमें हमारा क्या होता है ब्यूटेन के साथ साथ इसमें अपक्रिया किसकी चलती है, मेथेन की चलती है। किसकी अपक्रिया चलती है, मेथेन की अपक्रिया चलती है, जिसमें क्या होता है कार्बन क्या होते हैं, एक कार्बन और हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, तो 4 अणु इसके साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं साथियों। क्या होते हैं कि हाइड्रोजन के कितने अणु जुड़े होते हैं, तो 4 अणु आपके कितने अणु जुड़े होते हैं, तो 4 अणु आपके इसके साथ साथ क्या होते हैं साथियों, इसमें जुड़े होते हैं। कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो आपकी कार्बन की संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 4 होती है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है इस संदर्भ में एसिलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक हमारा कहलाता है, जो क्या होता है जिसमें मेथेन तत्व भी हमारा क्या होता है सम्मिलित होता है। हमारा ऑप्शन ए वाला जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। तीसरा प्रश्न है, कोई खुली जीप किसी सरल रेखा पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है, तो कुछ समय पश्चात वह गेंद कहां गिरेंगी। तो साथियों इसमें इसको देख लेते हैं, दिया है कि कोई खुली जीप किसी सरल रेखा पथ पर एक समान वेग से गतिमान है, आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति गेंद को क्या करता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है, तो कुछ पश्चात जो गेंद उछाले वो कहां गिरेगी। ऑप्शन ए है हाथ पर गिरती है, ऑप्शन बी है जीप के सामने गिरती है, ऑप्शन सी है जीप की पिछली सीट पर गिरती है, ऑप्शन डी है जीप के बाहर गिरती है। तो इसका बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया साथियों। इसमें क्या होता है गेंद और जीप का जो क्षैतिज वेग होता है, गेंद और जीप का जो क्षैतिज वेग होता है वो क्या होता है एक समान होता है साथियों। इसके बाद वो हमारा ऑप्शन बी जो दिया है कि यही हमारा क्या होगा सही होगा साथियों, कि जीप के सामने गिरती किसके कारण, जिससे क्या होता है गेंद और जीप का जो क्षैतिज वेग होता है, जो क्षैतिज वेग होता है वो क्या होता है साथियों समान होता है। क्षैतिज वेग हमारा जो इसमें होता है वो क्या होता है समान होता है। इसी के कारण क्या होती है गेंद जो होती है जीप के सामने आकर गिरती है, किसके कारण, उसके क्षैतिज वेग के कारण। ऑप्शन हमारा कौन सा माना जाएगा, ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के क्षैतिज वेग से किसी सरल रेखा के अनुदिशित गतिमान कोई द्रव
कोई 40 केजी द्रव्यमान का पिंड 10 केजी द्रव्यमान के किसी स्थिर लकड़ी के गुटके से टकराकर चिपक जाता है। यदि पृष्ठ चिकना है तो संघट के पश्चात संयुक्त पिंड एवं लकड़ी का गुटका उसी सरल रेखा के अनुदिशित किस वेग से गति करता है। तो इसको हम देखते हैं, पहले इसमें निकाल लेंगे क्या क्या चीजें हमारी दी हुई है। तो पहले पिंड की क्या, पहले पिंड की जो द्रव्यमान दिया गया है, पहले पिंड का द्रव्यमान कितना है उसको देख लेते हैं। पहले पिंड का द्रव्यमान इसको मानेंगे साथियों यम1। यम1 कितना दिया है 40 केजी। द्वितीय पिंड का द्रव्यमान देखते हैं। द्वितीय पिंड का द्रव्यमान कितना दिया है 10 केजी। ठीक है, इसके बाद क्या दिया साथियों कि पहले पिंड का द्रव्यमान 40 केजी दिया है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान दिया है कितना 10 केजी। फिर दिया है क्या दिया हमारा पहले पिंड की वस्तु की दूरी जो दी है, पहले पिंड की वस्तु की दूरी कितनी दी है 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार दूसरे पिंड की क्या हो जाएगी साथियों, दूसरे पिंड की वस्तु की दूरी, दूसरे पिंड की वस्तु की दूरी कितनी होगी, तो दूरी कितनी, क्षैतिज वेग से किसी सरल रेखा के अनुदिशित क्या करता है, वो किसी सरल रेखा के अनुदिशित गमन करता है। तो क्या होगी दूरी, तो हमेशा जब अगर सरल रेखा के अनुदिशित गमन करेगा तो उसकी दूरी क्या होगी, वो 0 मानी जाएगी साथियों, क्योंकि उसके विषय में क्षैतिज के विषय में हमेशा यही कहा जाता है। तो ये दूरी कितनी होगी 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम फार्मूला अपना रख लेते हैं, क्या हमारा फार्मूला है उसको देख लेते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्या होता है m1 प्लस m2 और क्या होता है v जो हमको निकालना है। तो v को हम इधर लेके आते साथियों, क्या होगा हमारा m1 v1 प्लस m2 v2 अपान क्या होगा m1 प्लस v1। अब सबका रख लेते, मान रख लेते सबका। m1 का मान कितना दिया है 40 केजी। m1 का मान कितना दिया 40 केजी। फिर क्या दिया m1 v1 का मान कितना दिया आपका, v1 कितना दिया है वस्तु की दूरी v1, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए v1 ये v2 हो गए, ये दिया 15 प्लस m2 कितना दिया, m2 दिया 10 और कितना दिया ये हमारा v1 जो v2 दिया वो कितना दिया है 0। तो 10 गुणे क्या होगा 0 होगा साथियों। नीचे हमारा क्या दिया है फार्मूला में m1 v1, m1 कितना है 40 है और v1 कितना है आपका 40 और v1 कितना है 10। ये मान लीजिए m1 हो गया m2 ये कितना होगा आपको 15। m1 v1 m2 कितना होता है m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा m1 प्लस m2 होगा साथियों, यहाँ पर v1 नहीं होगा, ये m2 हमारा होगा। ये कितना होगा m2 10 दिया गया है, कितना दिया गया है 10, कितना दिया हुआ 10, क्योंकि यहाँ पर हमारा फार्मूला इसको देख लेते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्या होता है m1 प्लस m2 बराबर v। इसको रख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं साथियों। हम देख लेते हैं कितना दिया 40 गुणे 15, 40 गुणे 15 और प्लस कितना होगा 10 में अगर 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। नीचे कितना होगा ये 40 10 50, इसको 50 कर लेंगे, 0 0 काट लेंगे, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं साथियों, क्या दिया है कि यह 15 मीटर के क्षैतिज वेग से किसी सरलतम रेखा का अनुदिशित गतिमान कोई पिंड कितना 40 केजी द्रव्यमान का पिंड 10 केजी द्रव्यमान के किसी स्थिर लकड़ी के गुटके से टकराकर चिपक जाता है। यदि पिष्ट चिकना है तो संघट के पश्चात संयुक्त पिंड क्या दिया है, पिंड एवं लकड़ी का उसी सरल रेखा का अनुदिशित। तो पहले पिंड का द्रव्यमान m1 मानेंगे हम कितना दिया 40 केजी और m2 कितना दिया है 10 केजी। इसके बाद पहले पिंड की वस्तु की दूरी v1 जिसको मानेंगे वो दिया है 15 मीटर पर सेकंड और v2 कितना मानेंगे वो सरल रेखा में अनुदिशित गमन करता है तो वो 0। फिर हमारा फार्मूला क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2, इसको रख लेंगे, हमारा फार्मूला हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 और m1 प्लस v1 m1 प्लस m2 v। इसको इधर लेके चले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, जो हमारा कितना आएगा 12 मीटर। हमारा सी ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुपाती है। इस पिंड की गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कहता है साथियों कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि
उसके द्वारा चली गई दूरी समय के वर्ग के क्या होती है, जो समय निर्धारित होता है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो साथियों इस पिंड की गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए है पिंड शून्य त्वरण से गतिमान है, बी है पिंड का त्वरण नियत रहता है, सी है पिंड बढ़ते त्वरण से गति कर रहा है, और डी है पिंड घटते त्वरण से गति कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, गति क्या होती है, गति क्या होगी, उनकी वो समान नियत रहेगी साथियों को, उसके द्वारा चली गई दूरी के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस पिंड की गति क्या होगी, हमारा बी ऑप्शन जो दिया है, पिंड का त्वरण हमेशा उसमें क्या रहता है, जब गति समान होगी त्वरण भी क्या होगा साथियों, नियत ही होगा। हमारा बी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर जल के संसाधन है, पृथ्वी पर जल के संसाधन कौन से हैं, समुद्र या महासागर, बी है पर्वतों व ध्रुवों पर हिम, सी है मानसून वर्षा, डी है महासागर हिम वर्षा व भूमिगत जल। तो पृथ्वी पर जल का संसाधन क्या होता है साथियों, सभी ऑप्शन सही, लेकिन हमारा डी ऑप्शन दिया इसमें क्या होते हैं, सभी ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से, महासागर हिम वर्षा व भूमिगत जल, यही क्या होगा, डी ऑप्शन जो हमारा दिया यही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है साथियों। ऑप्शन ए दिया सरसों, ऑप्शन बी दिया मटर, ऑप्शन सी दिया काला चना, ऑप्शन डी दिया गेहूं। तो सरसों आपकी है साथियों, मटर भी है, गेहूं भी है, लेकिन काला चना ये क्या होता है, रबी की फसल नहीं है, नहीं पूछा तो हमारा यही क्या होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है, कौन सा भोजन हमें तुरंत ऊर्जा देता है साथियों। ये क्या होता है, भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, बी दिया है भोजन जिसमें वसा अधिक हो, सी दिया है भोजन जिसमें विटामिन अधिक हो, डी है जिसमें भोजन जिसमें प्रोटीन। तो ऐसे भी आपके तुरंत मतलब पूछता है साथियों, और कौन सा भोजन हमें ऊर्जा देता है, और कौन सा भोजन अगर तुरंत त्वरित ऊर्जा देता है, बात करते हैं जिसमें क्या करते हैं आपके जो खिलाड़ी होते हैं इस चीज का प्रयोग अपने एनर्जी के लिए, जो वो मेहनत करते हैं उसके लिए ये करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन ये जो होगा साथियों यही क्या होगा, हमारा सही होगा, भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स अधिक होते हैं, ये हमारा ऑप्शन पहला जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाट सेकंड किसका मात्रक है, वाट सेकंड किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है ऊर्जा का, ऑप्शन बी दिया बल का, ऑप्शन सी संवेग का, ऑप्शन डी शक्ति का। तो वाट सेकंड किसका मात्रक होता है, तो साथियों हमारा ये किसका होता है, शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। किसका मात्रक होता है, वाट सेकंड, शक्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हमारा दिया है, कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में, कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है। मतलब क्या होता है कि रक्त को कौन से अंग के द्वारा शरीर में क्या होता है, चलायमान, चलायमान मतलब उसको गमन किया जाता है। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो साथियों बहुत अच्छा प्रश्न, आपको पता भी होगा इसमें कौन सा अंग होता है जो रक्त को ले जाने का कार्य करता है, उसको अभिगमन करता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, यही हमारा हृदय जो होता है, यही क्या करता है, उसको ले जाता है। ऑप्शन ए हमारा जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 10 मीटर, ऑप्शन बी है 2 मीटर, ऑप्शन सी है 7.5 मीटर, ऑप्शन डी है 1 मीटर। तो मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, हमारा सी ऑप्शन जो दिया है 7.5 मीटर, यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। कितनी होती है, 7.5 मीटर। अगला प्रश्न, सही कथन को चुनिए, सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए है ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है, बी है मीथेन जल सीएफसी इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, और सी है क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, डी है यूरेनियम 235 किरणोत्सर्गी नहीं है। तो हमारा सही कथन को चुनना साथियों, ऑप्शन ए दिया है ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये तो गलत हो गया। ईंधन का जलना क्या है साथियों, वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। बी दिया मेथेन जल सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, ये सब इत्यादि क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। सी हमारा है क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और डी है यूरेनियम 235 किरणोत्सर्गी नहीं है, ये किरणोत्सर्गी गैस होती है साथियों,
ये हमारी सही, इसमें क्या होता है हमारा सी ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जो होते साथियों उनके संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दिया है, इन उत्तोलकों में आयास आलंब और भार के मध्य में होता है। इन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या आयास आलंब और भार के मध्य में होता है, तो बात सही है साथियों। बी दिया है, इन श्रेणी के उत्तोलकों के यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, तो इनका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक नहीं होता है, इनका यांत्रिक लाभ 1 ही निर्धारित होता है। ये आपका ऐसे ही गलत हो गया था साथियों। बी तीसरा दिया, चिमटी तथा मानव भुजा एक हथेली भार थामे रखना तृतीय श्रेणी के उदाहरण होते हैं, तो ये भी आपके बात से इसमें क्या होता है आयास और आलंब क्या होते हैं भार के मध्य में होते हैं। तीसरा वाला चिमटी तथा मानव भुजा का हथेली भार थामे रखना तृतीय श्रेणी का उदाहरण है, बिल्कुल सही है साथियों। देखते हैं हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन किसमें सही होगा, तो हमारा डी वाला दिया है साथियों, इसी में क्या होगा पहला और तीसरा ऑप्शन जो हमारा दिया है, हमारा क्या दिया है, तो ऑप्शन कौन है डी सही होगा साथियों। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कौन सा गलत सुमेलित है, कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन ए दिया है, बुध सूर्य के सबसे पास है। बी है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। सी है, शनि बगैर रिंग का ग्रह है। डी है, मंगल लाल ग्रह कहलाता है। तो मंगल लाल ग्रह कहलाता है साथियों। शुक्र सबसे गर्म ग्रह, ये भी सही है। बुध सूर्य के पास ग्रह है। शनि क्या होता है बगैर रिंग का ग्रह नहीं होता साथियों, ये क्या होता है रिंग वाला ग्रह होता है। ये क्या होगा कौन सा सुमेलित गलत सुमेलित है, तुम्हारा सी वाला ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। शनि क्या होता है, ये क्या होता है रिंग बगैर रिंग का ग्रह नहीं साथियों, रिंग वलित ग्रह है। हमारा जो सी ऑप्शन यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। बी है, गैस सभी उपलब्ध स्थान को घेर लेती है। सी है, द्रव्य शांतिपूर्वक वाष्पीकृत कर शीतलता पैदा करते हैं। और डी है, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस और 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु के द्रव्यमान पर क्रमशः 28 ग्राम व 14 ग्राम हैं। तो साथियों पहला ऑप्शन ये भी सही होगा, गैस भी उपलब्ध स्थान घेरती है, ये भी सही। लेकिन डी ऑप्शन 0.5 मोल, यहाँ पर क्या होता है 7 मोल होता है साथियों, और ये क्या होगा 14 मोल। जब ये 7 मोल होगा तो ये 14 मोल होगा। हमारा ऑप्शन डी जो दिया यही क्या होगा यहाँ पर गलत पूछा, तो हमारा डी ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर गलत होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किससे निर्मित होता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किससे निर्मित होता है। ऑप्शन ए है, केवल कोशिका द्रव्य से। बी है, केवल केंद्रक द्रव्य से। सी है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य से। और डी है, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग से। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा साथियों सही होगा कि कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव्य होता है वह कोशिका द्रव्य, इसके बाद क्या होता है केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से मिलकर कोशिकांगों से मिलकर क्या होता है वह निर्मित होता है, बना हुआ होता है। ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है कोशिका, बी है अंग, सी है ऊतक और डी है नाभिक। तो साथियों इसमें अंग ऊतक नाभिक नहीं बल्कि हमारा ऑप्शन पहला ही सही होगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है साथियों, कोशिका होती है। जीवन की मूलभूत इकाई से कहते हैं कोशिका को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक क्या होता है साथियों। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन सी है बार, ऑप्शन डी है डाइन। तो इसमें क्या होता है डाइन, बार और न्यूटन बल क्या होता है न्यूटन और सेकंड होता है साथियों। न्यूटन सेकंड जो होता है वो आवेग का मात्रक होता है। हमारा जो बी ऑप्शन दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, इसको देखते पहले। कार्य का मात्रक है, सॉरी कार्य का मात्रक 19वां प्रश्न मार दिया है। कार्य का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है डाइन और ऑप्शन डी है जूल। तो कार्य का मात्रक क्या होता है साथियों जूल होता है। बहुत बार बताया गया प्रश्न, ये ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही क्या होगा सही होगा। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई होती है, बी है अश्व शक्ति की इकाई होती है,
सी है समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, और डी है डाप्सन, उष्मा की इकाई होती है। तो कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं साथियों? डेसिबल होती है ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, सही है। अश्व शक्ति की इकाई होती है, शक्ति इकाई अश्व होती है, भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन जो हमारे होते हैं, नौ संचालन जो होता है उसकी इकाई होती है। डाप्सन उष्मा की नहीं होती साथी, ये ओजोन परत की इकाई होती है। ओजोन परत जो मापते हैं, ओजोन परत मापने की इकाई होती है डाप्सन। तो पूछा है सुमेलित नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर, सुमेलित नहीं है साथियों। तो ये हमारे 20 प्रश्न जो साइंस में आपके पूछे जाएंगे वो क्या हुए, समाप्त हुए साथियों। तो साथियों आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।